हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना सिविक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ज्योग्राफी का भी पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। डियर स्टूडेंट, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग देते हैं बेस्ट एजुकेशन जिसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो में सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए जाते हैं बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला चैप्टर बहुत ही लंबा है, यानी कि ये चैप्टर 15 पेजेस का है और 15 पेजेस का चैप्टर कंप्लीट करना इन जस्ट 2-3 वीडियो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, राइट। तो हिस्ट्री अब जो 8th क्लास से आपकी शुरू होती है, ये हिस्ट्री होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। जो आपने 7th-6th में पढ़ी थी, वो 6th में जो आपने पढ़ी थी वो थी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, 7th में जो आपने पढ़ी थी वो थी आपकी मेडिवल हिस्ट्री, और जब आप 8th में पढ़ने वाले हैं ये है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है वो था हाउ, व्हेन एंड व्हाट। तो ये वाला चैप्टर डियर स्टूडेंट आपके लिए है ताकि आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़े, इसलिए आपको ये वाला चैप्टर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के चैप्टर में, जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ, जो चीज़ पहले ट्रेड करने के आई थी वो अब टेरिटरी, यानी कि उनको अब टेरिटरी मिल गई है। तो इसमें नीचे से क्या दिया है, द कंपनी इस्टेब्लिश पावर, यानी कि कंपनी अपनी पावर को इस्टेब्लिश करती है। तो जो औरंगज़ेब था, मैं इस जो चैप्टर है इसको मैं बहुत ही ज़्यादा स्टोरी के फॉर्मेट में आपको समझाने वाली हूँ, यानी कि आपको इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है कि हम लोग बोर होंगे। आपको अगर स्टोरी ही वाला चैप्टर सिखाया जाएगा ताकि आपको हमारे वीडियो में इंटरेस्ट भी आए और आप अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आप फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ लूँगी जो आपको पहले पेज में दिया है, उसके बाद दूसरे पेज से हम कहानी स्टार्ट करेंगे, राइट। तो औरंगजेब वॉज द लास्ट मुगल रूलर। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नोन टुडे इंडिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal rulers, Subadar and big Jamindar, began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in the various parts of India, Delhi could no longer function as effective center. By the second half of 18th century, however, the new power was emerging on the political horizon, the British. Do you think that British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then they become a master of vast empire? In this chapter, you will see how this came about. सो डियर स्टूडेंट, जो औरंगज़ेब था वो हमारा मुग़ल का लास्ट रूलर था। जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी 1707 में, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो बहुत सारे पावरफुल ज़मींदार और बहुत भी और सारे लोग थे, उन सब ने अपनी पावर को छोड़ दिया था और वो सब अपना एसर्ट कर लिया था, यानी कि अपने को नीचा दिखा दिया था उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने जब औरंगज़ेब की डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली था वो अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा था। जो आपको पता है डियर स्टूडेंट, आपको ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक फील होगा कि जो ब्रिटिशर्स को आप जानते हैं कि उन्होंने हमारी कंट्री में कब्जा किया, ये करा, आपको पता है वो क्या बन के आए थे? एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन वो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी ने कैसे इंडिया में कैप्चर कर लिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया में आए थे डियर स्टूडेंट्स। उन्होंने इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ से 1600 में एक चार्टर लिया था। चार्टर में ये था कि अब इंग्लैंड से कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत में, यानी कि इंडिया में ट्रेड करने नहीं जा सकती, सिर्फ इंग्लैंड से, जो चार्टर उन्हें मिला था। लेकिन और कंट्रीज़ के पास तो यह हक पूरा था कि वो इंडिया में जाके ट्रेड करें। तो और कंट्रीज़ जैसे कि फ्रेंच, पोर्टुगीज़ और भी डच, ये सारी कंट्रीज़ आपकी ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई। कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अब ऐसा लगा था कि भाई उनका टेंशन तो ख़त्म हो गया, भाई उनकी कंट्री से तो अब कोई भी मतलब ट्रेड करने नहीं आ सकता क्योंकि उनको चार्टर मिल गया है। लेकिन और कंट्रीज़ तो ट्रेड करने के लिए आ रही थी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि कैसे जो इंग्लैंड और ये सारी कंट्री थी हमारे इंडिया में आ जाती थी ट्रेड करने। क्या था इनके पास ऐसा कि जिससे ये पूरा ईस्ट में जा सके अच्छी तरह? सी रूट।
तो सी रूट किसने डेवलप करा था? वास्को दी गामा ने, यानी कि उन्होंने, वो पोर्टुगीज थे और उन्होंने ये सी रूट डेवलप करा था। चलो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक टेंशन तो गई कि भाई उनकी कंट्री से तो कोई भी अब ट्रेड करने नहीं आने वाला है, क्योंकि उनकी कंट्री में तो उनको चार्टर मिल गया। लेकिन और कंट्री के पास तो पूरा हक था ना कि वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए। तो बस पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच इंडिया में सेम प्रोडक्ट के लिए ट्रेड करने आए। इंडिया में उनको ट्रेड करनी क्यों थी डियर स्टूडेंट्स? ये आपके माइंड में पक्का क्वेश्चन आ रहा होगा। क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी के कॉटन और सिल्क मिलते थे। इंडिया के स्पाइसेस जो विदेश था उसमें बहुत ज़्यादा फेमस थे, कार्डेमन्स, क्लोव्स एक्सेट्रा। और साथ ही साथ इंडिया में ट्रेड करना जो और विदेशी कंपनीज थी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत प्रॉफिट होता था। लेकिन अगर अब तीन कंट्रीज़ को एक ही गुड चाहिए तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन तो रहेगा ना। सपोज़ डियर स्टूडेंट, मान लो कि आप में से कोई एक बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है वो पोर्टुगीज़ है, एक दूसरा बच्चा जो मेरे चैनल में मेरा वीडियो देख रहा है वो है डच, और तीसरा बच्चा है फ्रेंच, और मैं हूँ एक जो सामान बेच रही हूँ, ठीक है। तो अब मेरे से फ्रेंच बोल रहा है कि मैं आपको 20 रुपीज़ दूँगा अगर आप मेरे को 1 kg टमाटोज़ दोगे, ठीक है। और ये बोल रहा है पोर्टुगीज़ कि अगर आप मेरे को 1 kg टमाटर दोगे तो मैं आपको 40 रुपीज़ दूँगा। और ये बोल रहा है डच कि अगर आप मेरे को 1 kg टमाटोज़ दोगे मैं आपको 60 रुपीज़ दूँगा। डियर स्टूडेंट, टेल मी, मैं किसको दूँगी अपने टमाटोज़? 40 रुपीज़ वाले को, 60 रुपीज़ वाले को, या 20 रुपीज़ वाले को? डियर स्टूडेंट, आप सब कहेंगे कि मैम यू विल गिव टू 60 रुपीज़ वाले। क्यों? क्योंकि मैं भी तो अपना प्रॉफिट देख रही हूँ। अगर मैं 60 रुपीज़ लूँगी तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा होगा, राइट? 40 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के कंपैरिजन में। तो यही होता था कुछ जब कंपनीज़ भी लड़ जाती थी गुड्स के लिए। तो अब कहीं ना कहीं अगर ब्रिटिशर्स ने वो गुड जबरदस्ती ज़्यादा पैसे लेकर ख़रीद भी लिया तो उनको प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर उन्होंने उतने में गुड ख़रीदा और फिर वो अपनी कंट्रीज़ जाके उसको बेच रहे हैं तो उनको फ़ायदा तो होगा ही नहीं, राइट? क्योंकि उन्होंने इतना महंगा गुड ख़रीदा 60 रुपीज़ का, उसके बाद फिर वो उसको अपनी कंट्री में 100 रुपीज़ में बेच रहे हैं ताकि उनका 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। तो कोई 100 रुपीज़ का वो छोटी सी चीज़ थोड़ा ना खरीदेगा, राइट डियर स्टूडेंट? तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो पाता था। तो इस कंडीशन में उनको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ा कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि हमारा तो कहीं से कहीं तक प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था। अब आता है आपका नेक्स्ट कि द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड विथ बंगाल। कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट, अभी तो आपने बंगाल में ट्रेड, इसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया, डच, फ्रेंच इनके बीच में कंपटीशन होता था तो कहीं ना कहीं इनके बीच में फाइट भी हो जाती थी कि भाई मैं लूँगा मैं, वरना इनका कब्जे हब्जा वाला भी मामला हो जाता था। यानी कि ये लोग मारपीट में भी उतर आते थे। इनके पास बहुत सारे सुपीरियर वेपन्स थे जिनका इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ ताकि अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करें इसके लिए फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था। इंडिया में फोर्टिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ तो इंडियन रूलर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनके लैंड में कोई फोर्टिफिकेशन कर रहा है बिना उनकी परमिशन से। तो इसमें जो इंडियन रूलर्स थे इनको बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता था। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो ईस्ट में आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ट्रेड करना ईस्ट में ही स्टार्ट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो थी रिवर घाघली के वहाँ पे लगाई थी 1651 में डियर स्टूडेंट्स। और क्या हुआ था, वो कंपनीज़ के जो ट्रेडर्स थे उस टाइम उनको हम लोग फैक्टर्स कहते थे। और साथ ही साथ कंपनी अपने गुड जो थे वेयर हाउस में स्टोर करती थी। वेयर हाउस आपका एक ऐसा हाउस होता है जहाँ पे कंपनी अपने गुड स्टोर करती है डियर स्टूडेंट्स। तो कंपनी जो थी कहीं ना कहीं उन्होंने औरंगज़ेब से फरमान मांगा कि भाई हमें बंगाल की ज़मींदारी आप दे दीजिए और हम वहाँ पे आराम से कर लेंगे। फरमान में ये भी लिखा था डियर स्टूडेंट्स कि कंपनी ट्रेड कर सकती है ड्यूटी फ्री, यानी कि कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। ये गलत था कहीं ना कहीं, लेकिन औरंगज़ेब ने ये फरमान क्यों दिया? क्योंकि औरंगज़ेब कहीं ना कहीं शॉर्ट साइटेड था। उन्होंने सोचा कि भाई कंपनीज़ के पास सुपीरियर वेपन्स है, वो हमें हेल्प कर सकती है
अभी के लिए, क्योंकि उनकी हर समय युद्ध होते रहते थे, वो कहीं ना कहीं वॉर में व्यस्त रहते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई फ्यूचर में वही कंपनी जिसके पास सुपीरियर वेपन्स हैं वो हमें कंट्रोल भी कर सकती है। अब क्या था, धीरे धीरे जो बंगाल था वहाँ की ज़मींदारी उन्होंने ले ली थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं ज़मींदारी में जब लोगों से टैक्स भी लेते थे तो ज़्यादा टैक्स लेते थे, और जो उन्हें टैक्स किंगडम को देना होता था वो किंगडम को बहुत ही कम देते थे। 20 से सारा टैक्स वो अपने पास रख लेते थे। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट अगर अपना गुड्स को बेचने में नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट अपना कैसे करना चाहते हैं, टैक्स लेकर करना चाहते हैं। तो अब देखो, जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई तो क्या हुआ, जो बंगाल के रूलर्स थे उन्होंने अपना की पावर जो थी असर्ट कर दी थी, और ब्रिटिशर्स के पास वहाँ की ज़मींदारी पूरी आ गई थी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा युद्ध होते थे और मतलब जो कंपनी थी उनको अपना प्रॉफिट चाहिए था, वो चाहते थे कि उनको लॉस ना हो, उनको हमेशा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट करने के लिए वो कहीं तक भी जा सकते थे। हालांकि जो बंगाल के रूलर थे उन्होंने असर्ट कर दिया था अपनी अथॉरिटी, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई हर चीज़ उनके हिसाब से हो, तो उन्होंने पपेट रूलर्स वहाँ पे बैठा देते थे। उन्होंने बहुत सारे पपेट रूलर्स बैठाए, जैसे अलीवर्दी खान, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे और भी पपेट रूलर्स बैठाए जो चाहते थे कि भाई जो ब्रिटिश बोले वैसा वो करें। अगर ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए तो वो उनको इतना पैसा दें, अगर ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हमें ज़मींदारी चाहिए तो उनको ज़मींदारी मिले। लेकिन ऐसा पपेट रूलर्स नहीं करते थे, तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि भाई ये हमारी बात तो मान ही नहीं रहे, तो हम क्या करें। और ऐसे ही आपकी एक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे पपेट रूलर से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैटल्स करनी स्टार्ट की। तो अब देखो बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुई। जब अलीवर्दी खान जो था आपका 1756 में मर गया था, सिराजुद्दौला को कंपनी ने उसका नवाब बना दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला हमेशा उन जो वो कहें उसी के हिसाब से काम करें। कहीं ना कहीं पपेट रूलर रख के भी कंपनी को फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पपेट रूलर भी उनको उतने प्रिविलेज नहीं दे पा रहे थे जितना कंपनी चाहती थी। तो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को भी कंपनी हटाना चाहती थी, और जब सिराजुद्दौला ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी स्टॉप कर दिए। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कंपनी से कि आप रेवेन्यू पे करो। तो इससे क्या हुआ, कंपनी 30,000 सोल्जर्स लेके इंग्लिश फैक्ट्री में गई अपनी, जो कि कसिम बाज़ार में थी। और वहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको जो नवाब थे, डियर स्टूडेंट्स, सिराजुद्दौला जो आपके नवाब थे वो 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री कसिम्बर में गए, और वहाँ पे उन्होंने कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको लॉक कर दिया था वेयर हाउस में, यानी कि जहाँ वो अपने गुड्स स्टोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत ही गुस्सा चढ़ गया था, भाई ये कैसे हो सकता है, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इंडियंस हमें कैप्चर कर रहे हैं। तो जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे, डियर स्टूडेंट, रॉबर्ट क्लाइव की फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है रॉबर्ट क्लाइव। इनको बहुत ही गुस्सा चढ़ गया था, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की आर्मी तैयार की सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, कब, प्लासी पे। 1757 की ये बात है, जब रॉबर्ट क्लाइव को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि भाई ये हमें इतने सोल्जर्स लेके हमारी कंपनी के ऑफिशियल्स को अगर उन्होंने लॉक करा है तो हम क्यों नहीं इन पर वॉर कर सकते। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव ने आर्मी तैयार करी 13,000 सोल्जर्स की एट प्लासी में। तो प्लासी की जो बैटल हुई वो हुई, और उसमें उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और मीर जफ़र को बैठा दिया था, जो कि कुर्सी थी यानी कि नवाब। मीर जफ़र भी उन्होंने मीर जफ़र को प्रॉमिस किया था कि भाई हम तुम्हें जो कि है राजा बना देंगे सिराजुद्दौला के पास, लेकिन तुम अगर उनके सैनिक हो या उनके सिपाही हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें उनका साथ नहीं देना पड़ेगा। और
जो मीर जफ़र थे ना, वही जो सिराजुद्दौला की फोर्सेस होती थी उनको मतलब कंट्रोल करते थे। उस समय वो सिराजुद्दौला के साइड थे। नहीं, कंपनी ने कहीं ना कहीं मीर जफ़र को बता रखा था कि भाई अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना देंगे। और उस समय नवाब बनना वॉज वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर कोई नवाब बन रहा है तो उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, राइट। तो इसलिए वो भी लालच में आ गया और उसने भी कंपनी के साथ वो आ गया था। तो जैसे ही सिराजुद्दौला हारा, कंपनी ने अपनी बात रखते हुए मीर जफ़र को रूलर बना दिया था। लेकिन मीर जफ़र फिर वैसा ही कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना किंगडम ऐसे ही दे दे। वो भी जो कंपनी चाहती थी वो चीज़ें पूरा नहीं कर रहा था। तो कंपनी को इससे भी गुस्सा आ गया और कंपनी ने किसी और को रूलर बना दिया। वो था आपका मीर ख्वाज़म। तो मीर ख्वाज़म जब रूलर बना तो मीर ख्वाज़म भी भाई ऐसा था कि भाई उनको भी कोई बात नहीं माननी थी, राइट। तो इसकी वजह से कंपनी ने एक और बैटल करी जो कि थी बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। जो मीर जफ़र था, नवाब जो था, उनको हमेशा 5 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते थे हर मंथ। ये कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे करेगी। कंपनी हर समय यही देखती थी कि भाई उनका प्रॉफिट कहीं ना कहीं से हो, क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता था। अगर वो 60 रुपये का गुड खरीद रहे हैं और 100 रुपये में इंग्लैंड में बेच रहे हैं तो 100 रुपये में नोबडी वांट्स टू टेक दैट गुड, क्योंकि अगर 100 रुपये में कोई 1 किलो टमाटर ले रहा है, डेट्स नॉट गुड, बिकॉज टमाटर आपको 20 रुपये किलो भी मिल सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ कंपनी के साथ भी होता था और कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं कर पाती थी। इसलिए वो इंडियंस की लैंड कैप्चर करके, ज़मींदारी, टैक्सेस लेके, इन सब चीज़ों से अपना जो है प्रॉफिट करना चाहती थी। तो हर मंथ नवाब को 5 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते थे, डियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या हो गया, जब इतनी सारी वॉर होने लग गई तो कहीं ना कहीं कंपनी की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने लग गया था। तो इसलिए कंपनी को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो जब मीर जफ़र मर गया था 1765 में, कंपनी ने कहा कि भाई अब बहुत ज़्यादा हमने अपने पपेट रूलर बना दिए, कोई भी पपेट रूलर हमें हेल्प नहीं कर रहा, तो हमें खुद के रूलर बन जाना चाहिए, यानी कि हमें अपना खुद ही रूलर बन जाना चाहिए। और इससे शुरुआत हुई द नवाब्स बिकम्स नवाब्स की, यानी कि अब जो वो नवाब थे वो नवाब्स बनने वाले थे, यानी कि अब वो रूलर खुद बनने वाले थे। वो इन पपेट रूलर्स पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कंपनी ऑफिशियल बिकॉम नवाब्स, ठीक है। जैसा कि आपको पता है नवाब्स मतलब होता है किंग, तो इंग्लैंड ने उसका ही इंग्लिश वर्जन निकाला जो कि था नवाब्स, क्योंकि वो देखते थे कि भाई नवाब्स के पास इतना ज़्यादा लैंड होता है, इतने सारे उनके पास गिफ्ट्स होते हैं, इतना ज़्यादा पैसा है उनके पास, क्यों ना हम खुद ही नवाब्स बन जाए, राइट। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने हर जगह अपना प्रॉफिट देखा और बहुत ज़्यादा पैसा लेके वो इंग्लैंड चला गया था। कहीं ना कहीं जब उनमें चर्चा होने लगी कि भाई कोर्ट में चर्चा होगी भाई इतना पैसा इन्होंने इंडिया से लूट लिया है, तो रॉबर्ट क्लाइव को जेल में डाल दिया गया था। और जब रॉबर्ट क्लाइव के साथ इतना सब कुछ हो गया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। तो उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया था 1774 में। उसके बाद फिर बाकी की कंपनी ऑफिशियल्स क्लाइव की तरह नहीं थे कि उन्होंने सारा पैसा अपने लिए ही देखा। उन्होंने देखा कि भाई वो थोड़ा पैसा कमाए और इंग्लैंड में एक अच्छी लाइफ जिए, लेकिन क्लाइव ने ऐसा नहीं सोचा था। मैनी जो थे बहुत सारे वो पहले ही मर गए थे डिजीज़ और वॉर की वजह से, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा करप्ट थे और डिसऑनेस्ट थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी के जो रूल्स थे वो एक्सपेंड होने लग गए थे, कंपनी एक्सपेंड करने लग गई थी। डियर स्टूडेंट, कंपनी एक्सपेंड से हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे जितना मैंने आपको समझाया अभी इन 19 मिनट्स में। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं पूरा स्टोरी की जैसा आपको ये हिस्ट्री समझाई है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपको मेरा सिर्फ ये 20 मिनट्स का वीडियो देख लेना है अच्छी तरह। और अगर आपको पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आपको बस हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आप ना रटें, क्योंकि हिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं है, हिस्ट्री समझने की चीज़ है। आपको हिस्ट्री को स्टोरी की तरह समझना होगा। डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा।
थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक यू लाइक आवर वीडियो एंड वी विल सब्सक्राइब आवर वीडियो ऑल्सो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दें, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला पाएँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।